हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अभी पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा की तैयारी में पूरे मेहनत और जोश से लगे होंगे। दोस्तों, आज हम घटना चक्र की बुक से इंडियन ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया, तो हमने सोचा कि दूसरा पार्ट भी जल्द लाया जाए। दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 मिस कर दिया है, तो चिंता मत कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए, बिना देरी किए आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? आपके विकल्प हैं रेंगुर, बी बांगर, सी काली कपास वाली मिट्टी, डी खादर और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, आप भी साथ में प्रश्नों को ध्यान से सुनें और उत्तर देने की कोशिश करें। इसमें आपको बता दें कि विकल्प ए और विकल्प सी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है, ये आपकी ढक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेंगुर के नाम से जाना जाता है, ठीक? यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण होती है और रेंगुर के नाम से जाना जाता है, ठीक? और इसके बारे में और आपको बता दें कि जो ये काली मिट्टी होती है, इनमें लोहा, चूना और कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और इसमें आप याद रखिए कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो इसमें आपका जो विकल्प ई है आपका इसमें सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड या में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए अभी उत्तर। दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न का जो विकल्प का हम व्याख्या कर रहे हैं, आपको एक प्रश्न के साथ समझिए कि 3 से 4 प्रश्न तैयार होंगे। इसलिए व्याख्या को ध्यान से सुनिए और हर प्रश्न का अपने आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका इसमें जो आपका सही जवाब है, वो है आपका विकल्प नंबर डी, एक से अधिक। क्योंकि जो काली मिट्टी होती है, ये ढक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ठीक? इसमें जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के कुछ भाग में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में शामिल है, ठीक? तो इसमें कर्नाटक भी आ जाएगा और उस हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और काली मिट्टी के बारे में आपको बता दें कि काली मिट्टी को हम लोग स्वतः स्वतः जोताई स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है कि ये मृदाएँ गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं और जब ये सूखती है, तो सूखने के बाद सिकुड़ जाती है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। रेंगुर किसका नाम है? तो अभी हमने देखा कि रेंगुर किस मिट्टी को कहते हैं। इसमें भी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। विकल्प नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी विकल्प नंबर ए आपका महाराष्ट्र। विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका ये दोमट या जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन-सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपको बता दें, इसमें जो आपका जो सही उत्तर है आपका जलोढ़ मिट्टी है। विकल्प नंबर सी, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, वो नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है, गाद के द्वारा होता है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती हैं, वो 2 मतलब भागों में उसको बाँटा गया है। एक होता है नवीन जलोढ़ या उसको हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक? तो खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदान के क्षेत्र में होता है, जहाँ प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नए परत का जमाव होता रहता है, ठीक? और एक होता है जलोढ़, तो उसको बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी, ठीक? तो बांगर मिट्टी का जो स्थिति होती है,
वो बाढ़ की पहुँच से थोड़ा दूर या ऊँचाई पे होती है, ठीक? तो उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो ये पूछा इसमें है कि कौन-सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो आपका इसमें कौन-सा है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन-सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर प्रश्न में बताया हुआ है कि कौन से बीपीएससी में पूछा गया है। टीचर के एग्ज़ाम में पूछा है या बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा है। तो इसमें आपके जो विकल्प हैं, ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अभी हम ये सेम प्रश्न आपको ऊपर देखे हैं, सेम प्रश्न, क्योंकि बीपीएससी के प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो सेम प्रश्न यह है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? ब इसमें भाभर, बांगर, खादर और खोंडोलाइट। तो ये जो अब कहलाती है पुरानी कछारी मिट्टी, ये कहलाती है आपकी बांगर। बांगर विकल्प नंबर बी आपका सही है, क्योंकि जो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, उसको बांगर कहा जाता है। और ये कारण ये होता है कि ये जो बाढ़ की स्थिति जो होती है, जो इनकी बाढ़ की स्थिति होती है, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है या कुछ ऊँचाई पर होती हैं, ठीक? तो यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं आपकी, इनका जो कलर होता है, वो रंग पीला होता है, ठीक? रंग पीला, रक्ताभ भूरा जिस टाइप होता है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प बी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि ये जो इसमें पाया जाता है आपका, जो पुरानी जो मिट्टियाँ होती हैं, जलोढ़ मिट्टी, ये आपकी पूर्णिया और पटना में। विकल्प नंबर इसमें आपका सी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर 5 है कि दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन-सा कण मिलता है? आपके विकल्प हैं बालू कण, चिकना कण, सी पाँसु कण, डी सभी प्रकार के कण। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है, वो है आपका सभी प्रकार के कण। कारण इसका ये है कि जो सामान्यतः जो दोमट मिट्टी होती हैं, इसमें 40% आपका बालू के कण पाए जाते हैं और 40% जो होता है, वो मृत्तिका, जिसको बोलते हैं क्ले, ठीक? कण एवं 20% गाद कण पाए जाते हैं। 20% किसके पाए जाते हैं? गाद के कण पाए जाते हैं। इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर इसमें डी आपका सही है। अगला प्रश्न है मिट्टी का है ये प्रविविध। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि करेवा करेवा में किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका, इसमें जो आपका सही उत्तर है, वो है आपका केसर। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। क्योंकि जो केरवा होता है, वो हिमनद या बोलते हैं उसको चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमूड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। और जो करेवा है, वो जाफ़रन, मतलब कि देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक? तो इसमें आपका विकल्प बी इसमें सही है। करेवा मृत्तिका जो जाफ़रान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह पाई जाती है, ठीक? तो कहाँ पाई जाती है ये आपकी? तो ये आपकी पाई जाती है आपकी कश्मीर, हिमालय में। कश्मीर, हिमालय में। क्योंकि जो जाफ़रन होता है, जाफ़रन मतलब कि इसको बोलते हैं केसर। तो केसर की जो खेती के लिए कश्मीर घाटी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो करेवा मिट्टी होती है, उसको मतलब कि उदुर में उपजाई जाती है। करेवा मिट्टी मतलब उदुर भी बोलते हैं उसको, तो उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा क्या होती है कि जो ताज़ा जल होता है, उसके द्वारा ना ये जमा की गई मिट्टी होती है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर ए इसमें आपका सही है, कश्मीर, हिमालय में। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो जो पौधों को पानी सबसे जो मिलता है किस मिट्टी में, वो आपकी चिकनी मिट्टी। विकल्प नंबर ए इसमें आपका सही है। क्योंकि जो चिकनी मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है, वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो वो आपका आर्द्रता जल द्वारा या बंधा जल या केशिका जल या वृत्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो जो वृक्षों को, जड़ों को जो मृदा से पानी जो मिलता है वो मिलता है केशिका जल। विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? बताइए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो आपको इसमें बता दें कि जो ये मेघालय है, मेघालय राज्य, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कारण क्या है कि जो लेटराइट मिट्टी है, ये उच्च तापमान, ठीक? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है, ठीक? तो ये वर्षा के कारण तीव्र, जो बोलते हैं कि लिंचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी का मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित विकसित मतलब होती हैं। तो ये मुख्यतः आपकी पाई जाती हैं, जैसे कि केरल हो गया, उसके बाद इधर कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, और बोलते हैं कि मेघालय, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि जो सर्वाधिक जो लेटराइट मिट्टी होती है, वो आपकी मेघालय में पाई जाती है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी इसमें सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए आपका जो लेटराइट मृदा है उसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन एवं सुधार। मिट्टी का जो अगला टॉपिक है मृदा अपरदन एवं सुधार। प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? अतिचराई द्वारा, या वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, या वनरोपण द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि करके? तो हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वनारोपण द्वारा, वन का रोपण द्वारा। विकल्प नंबर सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य, आपका अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, इसका पहला सवाल है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक घने क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? आपके विकल्प है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्योंकि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो दिए गए विकल्प हैं उसमें सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश का है और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो पहला पे मध्य प्रदेश, दूसरा पे छत्तीसगढ़। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सुंदरबन क्षेत्र में है। सुंदरबन क्षेत्र में क्या है? आपके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र आर्द्र समशीतोष्ण वन, और डी है सघन मैंग्रोव वन। इसमें आपको बता दें सबसे पहले कि सुंदरबन क्षेत्र क्या होता है, तब जाकर आप इसका उत्तर अच्छे से समझ पाएंगे। सुंदरबन जो होता है भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक, और भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर यह स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक ना। इसके बाद यह जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो इसी क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इसी क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका सुंदरबन क्षेत्र क्या है? तो विकल्प नंबर डी आपका सघन मैंग्रोव वन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? बताइए इसमें कौन सा इसमें आपका विकल्प सही होगा? इसमें आपको बता दें कि इसमें से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। इसका आंसर होगा आपका ई, क्योंकि जो भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो राज्य आपका मिजोरम है वो सर्वाधिक वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो मिजोरम इस विकल्प में कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका जो आपका विकल्प नंबर ई आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? देखिए ये प्रश्न आपका आया है स्कूल टीचर हेडमास्टर में, आ चुका है 2023 में। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति। ये सभी कहाँ हैं, किसके यहाँ उदाहरण? दुर्लभ प्रजाति की, क्योंकि IUCN ने आपका IUCN जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ने हिमालय भूरे बालू और एशियाई जंगली भैंस तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को क्या किया है?
कि दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत क्या किया है, श्रेणीबद्ध किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये तीनों आपके दुर्लभ प्रजाति हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। पता 21 में शामिल हैं आपके। तो इसमें आपको बता दें कि जो आपका मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें आपका ये सभी शामिल हैं। विकल्प नंबर इसमें बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। बताना है कि इसमें से कौन सा चाहे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो इसमें आपका दिया हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको बता दें कि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये है आपके पश्चिमी चंपारण में, ये मतलब बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक। और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक। और ये जो आपका जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसको मतलब कि ये बेतिया बोलते हैं, बेतिया में, तो बेतिया में स्थित पश्चिमी चंपारण में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये गजनेर है, जो विकल्प 3 है गजनेर, ये आपका राजस्थान में है। और ये जो भीमबाध वन्य अभ्यारण्य है ये भी आपका बिहार में है, बिहार के यह मुंगेर जिले में स्थित है, ठीक। तो इस हिसाब से आपका बिहार में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो 1 और 4 किस में है, तो इसमें विकल्प नंबर बी में आपका ये अभी आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो पहले हम इसको थोड़ा, अब देखिए इसमें बताइए। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो आपका विकल्प ए है, गंगा नदी डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया है। ये भी आपका विकल्प आपका सही है, क्योंकि ये भी कथन आपका सही दिया हुआ है। इसमें कोई भी क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, ये भी जो इस प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी आपका विकल्प सही है। यह इकोलोशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी आपका सही है। और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका चारों विकल्प सही हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी, ठीक। एक इसमें एक और जानकारी कि इसको आपको 2009 में जो आपकी मान्यता दी गई थी, आपकी 2009 में, याद 2009 में इसको जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे भी प्रश्न पूछता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि कटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो इस विकल्प के अनुसार आपका जो विकल्प नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही होगा। इसमें विकल्प नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों सही होगा, आपको बता दें कि जो कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जंगल जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट, ढक्कन पठार के शुष्क क्षेत्रों में, गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं, ठीक। तो इन जंगलों में कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, और एक बोलते हैं ककीर हो गया, ठीक। तो अब इस हिसाब से आपका यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। तो आपके जो तीनों विकल्प हैं ये कोई नहीं होगा, इसलिए इसमें से विकल्प नंबर ई आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो बताना आपको कि कौन सा राज्य है जिसमें वन का जो विस्तार है 75% से अधिक नहीं है। इसमें आपको बता दें कि आपका जो मिजोरम है, तो मिजोरम में आपका है 84.53%, ठीक। और आपका ये नागालैंड में आपका है 73.90, और ये आपका मेघालय में है 76%, ठीक। और मध्य प्रदेश में आपका है 25.14%। तो इस हिसाब से आप देखिए कि पूछा है कि 75% से अधिक नहीं है, तो आपका मिजोरम भी हो जाएगा, नागालैंड भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक। तो 75% से अधिक केवल मिजोरम में आपका है, तो ये तो मान लीजिएगा आपका ठीक है। तो इसके हिसाब से बी सी डी तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों में 75% से कम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? बताइए इसमें क्या प्रतिशत है? तो आपको बता दें कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन क्षेत्र प्रतिशत है आपका 20.7% है। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो इसमें आपका जिस समय प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया आपका 2019 में, तो प्रश्नकाल के दौरान आपका मान लीजिए कि इसका जो है आपका सही उत्तर आपका पश्चिमी चंपारण है, क्योंकि जो इसकी व्याख्या बताई गई है कि प्रश्नकाल एवं वर्तमान में भी पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला क्षेत्र से घिरा है। ठीक, और इसको ISFR इन्होंने रिपोर्ट दिया था 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल लगभग आपका 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है। आज जबकि आपका जो कैमूर है वहाँ पे 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन है। तो इस डाटा के अनुसार आपका विकल्प ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र हैं, इस दिए गए राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किसका है? तो इसमें आपको बता दें कि सबसे जो अधिक आपका वन क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश, जो कि विकल्प में मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है, पर आपको इसी विकल्प में बताना है। तो मध्य प्रदेश नहीं है, तो मध्य प्रदेश के बाद आपका इस विकल्प के अनुसार आपका जो विकल्प नंबर सी है मिजोरम, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मध्य प्रदेश है उसका है आपका 77,493 वर्ग किलोमीटर है आपका ये मध्य प्रदेश का। ठीक, और आपका जो मिजोरम का है, मिजोरम का आपका 84.53% सर्वाधिक इसका जो प्रतिशतता है ये सबसे अधिक है। तो आपका दिए गए विकल्प में आपका मिजोरम ही सही हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश दिया हो तो मध्य प्रदेश अपना लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं विकल्प दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो जो इसमें आपका 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती हैं। इसके बारे में आपको बता दें कि अनुमानतः मतलब कि अनुमानतः जो 47,000 ये प्रजातियां हैं, ये पौधों की प्रजातियों में से लगभग जो 15,000 फूलों की प्रजातियां स्थानिक है, यानी कि स्वदेशी हैं। तो इसमें आपका ए सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो आपका इसमें आपका जो सही जवाब है इसमें आपका चंडीगढ़, विकल्प नंबर ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। इसमें आपका जो सही जवाब है पूर्वी घाट, विकल्प नंबर ए, क्योंकि जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वनों का जो विकास है वो आपका पूर्वी घाट में नहीं है। किधर है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जैसे कि केरल, कर्नाटक हो गया, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है। ठीक ना? तो इस हिसाब से आपका पश्चिमी घाट भी आपका इसमें सदाबहार वन हो गया, और अंडमान द्वीप भी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी, इसमें पूर्वी घाट इसमें आपका सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ए सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? तो इसमें आपका जो विकल्प ए है, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, यही विकल्प आपका सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। चारों विकल्प आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके चारों विकल्प, इसमें आपका ए इसमें आपका सही है। ए इसमें आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ियों
और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो बताइए इसमें कौन उसमें वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न नंबर जो 17 हम लोग अभी देख रहे हैं, इसकी जो अभी हम इसके बारे में व्याख्या इसके पिछले प्रश्न में इसके ऊपर बताएं आपको कि पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सब सभी पाई जाती हैं आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक से सिंचाई एवं नहरें। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। बताइए इसमें कौन होगा आपका सही। तो इसमें हम आपको बता दें कि विकल्प जो बी है, कृष्णा और गोदावरी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत की सिंचाई क्षमता आपकी सर्वाधिक भाग पूरा होता है, किससे पूरा होता है बताइए। बृहद परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से या मध्य परियोजनाओं से। बताइए इसमें आपका हो जाएगा बी, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। बताइए जो सारण है वो सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है। सोन नदी, सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से। तो इसमें आपका जो गंडक है, गंडक से ये आपकी सारण सिंचाई नहर निकलती है, क्योंकि जो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है आपकी। तो आपका विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार में जो सिंचाई आपकी होती है वो है आपकी त्रिवेणी नहर। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। और ये जो त्रिवेणी नहर है आपकी, ये पश्चिमी चंपारण जिले में आपकी स्थित है। इसमें जो त्रिवेणी नहर के बारे में बताए हैं कि यह पश्चिमी चंपारण में, और इसके बारे में एक और चीज़ बता दें कि यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से भी संबंधित है। ठीक, तो ये तो बी आपका इसमें सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किन परियोजना के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है। बताइए। तो इसमें भी आपका सिंचाई के लिए। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसका हम देखते हैं पहला प्रश्न। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो बताइए इसमें भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना कहाँ की है, किस राज्य की है, किस किस राज्य की। तो इसमें आपको बता दें कि यह जो भाखड़ा नांगल एक जो परियोजना है ये आपकी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। और इसमें बता दें आपको कि इसके अंतर्गत जो भाखड़ा और नंगल के पास, भाखड़ा और क्या बोलते हैं नंगल नहीं, नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना का जो कमांड क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एवं राजस्थान में क्या है आपका विस्तारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। रावी पे, सिंधु पे, चिनाब पे या सतलज पे। तो ये जो आपकी जो बांध है आपकी, यह है आपकी सिंधु नदी, डी सतलज, सी चिनाब और ए रावी। तो इसमें आपका जो सही जवाब है आपका इसमें आपका हो जाएगा सतलज, क्योंकि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो आपका सतलज नदी बनाया गया। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है कावेरी नदी पर बने बांध। इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो ये है आपका शिव समुद्रम। विकल्प डी इसमें आपका सही है। अब है आपका अगला प्रश्न। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। बताइए ये किस नदी पर है आप।
तो यह है आपकी जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये आपकी कृष्णा नदी पे है। विकल्प नंबर डी आपका सही है। इसके बारे में बता दें कि जिस समय प्रश्न पूछा गया था, यह लगभग 2015 में, तो प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना केवल यह आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। पर क्या कहते हैं कि वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में आपकी विस्तारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है हीराकुंड बांध। इसका पहला सवाल है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बताइए किस पर बनाया गया है? आपका शिवनाथ, नर्मदा या सोन या महानदी या आपकी महानदी या सोन, किस पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका हीराकुंड बांध, ये आपकी महानदी पे है। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है इसमें दामोदर घाटी परियोजना है। इसका पहला प्रश्न है कि मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बताइए इसमें किस पे बनाए गए हैं ये बांध? दामोदर आप या बराकर या कोनार या बोकारो। तो ये बनाया गया आपका बराकर। विकल्प नंबर बी आपका सही है, क्योंकि मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांधों का निर्माण आपके दामोदर की सहायक नदी, ये जो आपकी दामोदर की सहायक नदी क्या है, बराकर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। ये आपकी इसकी सहायक नदी है दामोदर की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ये प्रश्न पूछा गया था आपका 2019 में। तो ये किस पे रखी थी आपकी? तो ये रखी थी आपकी उत्तरी कोयल। विकल्प डी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए किस में स्थित है? मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ में? तो इसमें आपको बता दें कि ये जो आपकी चंबल नदी राणा प्रताप सागर, ये आपका राजस्थान में है। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कृषि से संबंधित। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? कृषि की युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो ये है आपका विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। विकल्प इसमें आपका सही है। इसका मतलब है कि एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर मतलब कि 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। जैसे कि इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ और शीतकालीन गेहूं का या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना। तो ये इसका मतलब होता है कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने का, एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, जैसे कि आपका हो गया चावल और मक्का। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है? बताइए किसके द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें आपका ये सभी आपके हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। विकल्प नंबर ए इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? दाल का, मोटे अनाज का, गेहूं का या चावल का? चावल मतलब धान। तो इसमें आपका जो धान है आपका चावल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का जो रकबा था वो सबसे अधिक था। और वर्ष 2021 और 2022 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादों में राज्यों में सबसे अधिक आपका पश्चिम बंगाल, ठीक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है। ठीक, और वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद जो भारत है अपना, ये दूसरा पे आता है। पहले पे चीन आता है, दूसरे पे भारत आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगले टॉपिक हरित क्रांति से। इसका पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बताइए इसमें सही होगा? हरी सब्जियों का अत्यधिक खेती या घन कृषि जिला कार्यक्रम? बताइए इसमें आपका जो सही हो जाएगा ये है आपका उच्च उपज कृषि
कार्यक्रम, विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की किसमें की आपकी? चावल के उत्पादन में, या दालों के उत्पादन में, या पटसन के उत्पादन में, या गेहूं के उत्पादन में? इसमें आपका हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो सबसे अधिक जो प्रगति हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में बताना इसमें से कौन सा सही है 4 विकल्प में। तो चारों विकल्प आप देख लीजिए। आपके विकल्प 1 और 2 और ये 3 4 देख लीजिए, कोट में बताना है। तो इसमें आपका जो सही है ये हो जाएगा विकल्प नंबर, इसमें आपका पहला ऑप्शन, इसमें 2 सही होगा कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के अब तक के लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों के बीज पाना उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। 2 हो गया। और उसके बाद आपका इसमें ये 4 नंबर पे जो है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन समाकलन करना है। तो इसमें आपका 2 और 4 सही है। तो विकल्प नंबर इसमें आपका सी इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति घटक आपका विकल्प है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा सिंचाई, तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसमें ये आपके सभी हो जाएंगे। जो हरित क्रांति के घटक हैं जो इसमें, ये आपके सभी हैं, चारों विकल्प। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा, सभी चारों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, या नीली क्रांति से, या इनमें से सभी। तो जो हरित क्रांति का जो संबंध है आपका, इनमें से सभी। विकल्प डी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर 6, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है बताइए। इसमें मत्स्य उत्पादन से, या कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल से, या सरसों उत्पादन से? तो इसमें जो काली क्रांति है आपकी, ये है कच्चा तेल उत्पादन से। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। और इसमें जो मत्स्य उत्पादन है और जो विकल्प हैं, इसके बारे में बता दें कि ये मत्स्य जो उत्पादन है, ये मत्स्य उत्पादन, इसको बोलते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति, ठीक। और आपका जो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं आपके जो खाद्यान्न उत्पादन होते हैं, ठीक। और लाल क्रांति में आपको बता दें इसमें कुछ अलग से भी कि लाल क्रांति में मांस और टमाटर उत्पादन आते हैं। और पीली जो क्रांति होती है उसमें आते हैं आपके तिलहन उत्पादन, ठीक। और गुलाबी क्रांति एक होती है, उसमें आते हैं आपके प्याज उत्पादन। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण क्रांति हैं, जो इसको आप याद कर लीजिए। एक बार और बता देते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, और लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन में, और पीली जो क्रांति होती है वो तिलहन उत्पादन में होती है, और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन में, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के कारण आप बताइए कि इसमें कौन इसमें विकल्प आपका सही है। इसमें आपका हो जाएगा हरित क्रांति के कारण आपका जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ था वो होता गेहूं में। विकल्प बी आपका इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका खाद्यान्न फसल से है। ये है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में टॉपिक है रबी की फसलें। प्रश्न है आपका कि नगदी फसल में से सम्मिलित नहीं है। तो ये नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। इसमें आपका जो नगदी फसल है आपका वो सम्मिलित नहीं है, वो है आपका गेहूँ, क्योंकि गन्ना, कपास, जूट ये सभी नगदी फसल है। विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि नगदी फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो नगदी फसल में आपके जैसे कि नगदी फसल यानी कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आपका गन्ना, ठीक, कपास यानी कॉटन, जूट, तंबाकू और तिलहन ये सभी आते हैं, ठीक। और गेहूं और चावल की जो फसल होती है आपकी, गेहूं और चावल की जो फसल होती है वो नगदी फसल न होकर वो खाद्य फसल होती है। क्या होती है? फूड क्रॉप्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका
निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल आपकी इसमें आपका विकल्प है दलहन, ज्वार, बाजरा। बताइए इनमें से कौन आपका होगा? इसमें आपके जो फलीदार फसल हैं वो हैं आपके दलहन, क्योंकि जो दलहन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं जैसे कि चना हो गया, मटर और आपका अरहर, मूंग और होता है आपका एक उड़द, ठीक, और मसूर, बाकला, ये सभी आपकी फसलें हैं जो ये आपकी दलहन फसलें हैं, ठीक। और दलहन दलहन जो फसलें होती हैं इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर ए आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है। बताइए सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपका है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। विकल्प बी इसमें आपका सही है। जो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 और 22 में, मतलब 21-22 का आंकड़ा है, वो आपका 33.95 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था, जो भारत में सबसे सर्वाधिक है, अधिक है। और उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो आता है दूसरे पे आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, जो कि इस विकल्प में नहीं है, और तीसरे पे आता है पंजाब। तो गेहूं उत्पादन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है खरीफ फसलें। खरीफ फसल का पहला प्रश्न है आपका, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? बताइए इसमें आपका कौन सा ही होगा? गेहूं, मक्का, जौ, चावल। तो इसमें आपका हो जाएगा चावल। इसका जो करेक्ट आपका आंसर है वो है चावल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। बताइए इसमें कौन है भारत के चावल के कटोरे वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका इसमें जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ये आपका चावल के कटोरे वाला क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो इसमें आपके जो विकल्प दिए हुए हैं ये आपके 2018 और 2019 के अनुसार भी इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। विकल्प नंबर इसमें से ई होगा। पर आपको डाटा बता दें आपको कि 2021 और 2022 जो हाल ही के जो डाटा हैं उसमें आपका जो जो उत्पादन का, जो चावल उत्पादन का जो शीर्ष राज्य है आपका, पहला पाया जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका, ठीक। उसके बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे पर कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पंजाब, ठीक। तो ये चावल में हो गया, चावल में पश्चिम बंगाल, और गेहूं में कौन था? उत्तर प्रदेश। ये डाटा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है आपका? ये राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पूछ रहा है कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम में चुनें। आरोही क्रम में मतलब कि पहले कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, मतलब सबसे अधिक जिसका उत्पादन होगा सबसे लास्ट में। तो चलिए विकल्प देखते हैं। ये है आपके विकल्प। तो इसमें आप देखिए सबसे आपको अभी जैसे कि अभी चर्चा हुआ कि सबसे अधिक आपका चावल में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक है तो सबसे लास्ट में उसका होना चाहिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश है, ये होगा नहीं। उसके बाद ये पंजाब, ये भी नहीं है। ये भी पंजाब, ये है पश्चिम बंगाल। सबसे लास्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल। सबसे ऊपर ये अधिक है, उसके कम, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उससे कम पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चावल उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? पश्चिम बंगाल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है नगदी फसलें, कपास। चलिए इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन है? बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका सबसे अधिक इस पर यहाँ पे कपास उत्पादन होता है, ठीक। और इसमें अगर वर्तमान डाटा देखा जाए तो ये तो प्रश्न आपका 2000 में पूछा हुआ था, तो महाराष्ट्र था। और इस समय वर्तमान में आपका गुजरात है जो प्रथम पे है। महाराष्ट्र और गुजरात यही ऊपर नीचे होते रहते हैं अपना, कभी गुजरात कभी महाराष्ट्र। तो फिलहाल वर्तमान में मैंने डाटा चेक किया तो गुजरात आपका पहले स्थान पे है, और जिसमें प्रश्न पूछा था उसमें महाराष्ट्र था। तो इसका तो फिलहाल प्रश्न के हिसाब से आपका
महाराष्ट्र आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि भारत में किस राज्य में कपास औसतम उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। दिए गए विकल्प के अनुसार इसमें आंध्र प्रदेश आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सूती मिलें हैं आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो बताइए, ये इसमें आपका हो जाएगा। ये सूती सबसे अधिक जो मिले हैं आपके महाराष्ट्र में, विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका गन्ना से। गन्ना से आपका पहला प्रश्न है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में बताइए। घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम, ठीक। तो इसमें आपका सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? तो आपका सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में आपका पहले तो उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बताइए, सबसे अधिक गन्ना किन राज्यों में होता है? आपके बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में, या आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर है, या पंजाब या हिमाचल प्रदेश में? तो अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश आपका प्रथम पे है और आपके साथ में बिहार है इधर। तो आपका हो जाएगा विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न राज्यों में से चीन का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, माफ कीजिए, चीन नहीं, चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वही है जो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला टॉपिक है तिलहन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली? बताइए कौन है इसमें? तो शुष्क भूमि के लिए आपका है मूंगफली। विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बगानी फसलें, टॉपिक है आपका, और काफ़ी कहवा। इसका जो पहला प्रश्न है कि निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बताइए, काफ़ी कहवा के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये है आपका विकल्प डी, इसमें क्या बोलते हैं, पुलनेज, ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न है चाय और रबर से। तो इसमें है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उत्पादक कौन भोगता है? चावल, चाय या तिलहन या दाल? तो जिस समय ये प्रश्न पूछा था 1994 में, तो उस समय जो आपका जो भारत था उस समय चाय पे मतलब प्रथम पे था, ठीक। जिस समय प्रश्न पूछा था, फिलहाल इस समय चीन आपका प्रथम पे है। तो इस समय वर्तमान में देखा जाए तो प्रथम पे आपका जो दाल है वो आपका सही हो जाएगा। और जिस समय प्रश्न पूछा था उस समय भारत चाय उत्पादन में प्रथम पे था, ठीक। यानी कि चाय और दाल दोनों में मतलब प्रथम पे था, ठीक ना। पर इस समय वर्तमान में आपका दाल पे तो प्रथम पे है, पर आपका चाय पे भारत दूसरे स्थान पे और पहले पे चीन है। प्रश्न है आपका कि भारत की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत इसमें से कौन सा फसल है जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है? तो वह है आपका चाय। विकल्प ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। बताइए कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह है आपका केरल। विकल्प सी आपका इसमें सही है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत का जो आपका जो स्थान है वो है 5वां। FAO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन है वो है पूरे विश्व में 5वें नंबर पे, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में आगे है? तो वही है आपका केरल। विकल्प नंबर 20 में आपका सही है। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका 17वीं PPSC आपके 2024 में पिछले साल पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? इसमें आपका जायद फसल कौन है? तो जायद फसल आपका हो जाएगा चारा। विकल्प बी इसमें आपका सही है। और इसमें बता दें कि इसके अतिरिक्त जो जायद जो सीज़न होता है जिसमें जायद के समय फसल बोया जाता है, तो जायद सीज़न में आपका तरबूज बोया जाता है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और सब्जियां ये सभी आपकी बोई जाती हैं। तो इसमें आपको जो चना है, जैसे कि चना और सरसों, ये दोनों आपके, चना और ये सरसों, ये दोनों आपकी रबी की फसल हैं। किसकी फसल है? रबी की फसल है।
और आपके जो ये कपास है ये आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है कृषि विविध। तो इसमें आपका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका इसमें आपके विकल्प हैं, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसल कहलाती हैं। ये तो आपका गलत है, क्योंकि वर्षा ऋतु में आपकी रबी की नहीं, किसकी फसल बोई जाती है? आपकी खरीफ की बोई जाती है। किसकी? खरीफ, खरीफ की बोई जाती है। ठीक, ये होगा नहीं। और इसमें दूसरा है, धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास रबी की फसलें हैं। ये भी आपके गलत है। धान मक्का सोयाबीन मूंगफली ये सभी आपकी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल वो होती हैं, एक सिंपल याद करने का जो तरीका है कि रबी मतलब कि इसका पर्यायवाची जैसे सूरज, तो सूरज मतलब गर्मी। तो गर्मी के दिन में जो फसल काटी जाती हैं, गर्मी के दिन में जो फसल काटी जाती हैं वो आपकी रबी की फसल हो गई। तो जैसे गर्मी में कौन काटा के जाता है? आपका गेहूँ हो गया। गेहूँ के बाद आपका जैसे कि अब गर्मी में कौन काटा जाता है? जब धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो वो होता है आपका सरसों, फिर जौ, मटर, चना। तो ये तरीका याद करने का। ठीक। और इसमें जो आपकी जो रबी की फसल है ये कब बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है आपकी शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में बोई जाती है, जब ठंडी पड़ती है। और उसके बाद आपका तीसरा विकल्प है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि शीत ऋतु में कौन बोई जाती है? आपकी रबी की फसल। तो तीनों विकल्प आपका गलत है, तो इसमें से आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें आपका जो अ, धान मक्का और सोयाबीन और मूंगफली और कपास ये सभी आपकी ना किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपकी कौन कौन है? धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत लंबा इसका विस्तार हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। पटसन, पटसन उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? वो होता है आपका पश्चिम बंगाल। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए यह प्रश्न आपका स्कूल टीचर जो हेडमास्टर के जो प्रश्न हुआ था, पेपर हुआ था आपका 10/12/2023 को, ये हाल ही में जल्दी हुआ है आपका, करीब मान चलिए कि 23 में, इसके पहले तो ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो ये बीपीएससी के जो प्रश्न हैं अक्सर आने वाले एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसमें बताइए इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें आपको बता दें कि विकल्प ए इसमें आपका राजस्थान इसमें सही हो जाएगा। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है आपका। भारत में या भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में शीर्ष मोटे अनाज के उत्पादक में आपका जो राज्य है कर्नाटक है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो इसमें आपका पहले पर कौन आएगा? कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। तो कर्नाटक दिया नहीं है इसमें विकल्प में, तो राजस्थान हो गया। उसके बाद आपका राजस्थान के बाद आपका आएगा महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? ये भी आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर में आया हुआ था। तो कौन सी है जायद की फसल? तो जायद की फसल भी बताएं है, वो है आपकी तरबूज। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी हम व्याख्या बता देते हैं आपको, या दिखा देते हैं, जिसमें रबी और खरीफ और जायद की फसलें कौन कौन आती हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ये है आपका, जैसे कि रबी में आपका हो जाएगा गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चना इत्यादि। खरीफ में आपका हो जाएगा चावल या मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और उड़द और तूर, ये सभी खरीफ हैं। और जायद में आपका हो गया तरबूज, खरबूजा, खरीफ, ककड़ी इत्यादि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फूलों की खेती, कृषि, बागवानी या में से अधिक या कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी के हुबहू प्रश्न को ये मतलब कि दिया हुआ है। और हम एनसीईआरटी का जो प्रश्न है हम शॉर्ट वीडियो में इस प्रश्न को हम शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड किए हैं। और देखिए वही प्रश्न है जो कि बीपीएससी टीचर में 11वीं और 12वीं में पूछा था। और वो जो प्रश्न है कक्षा 7 या 8 का प्रश्न था शायद। तो फलों एवं सब्जियों की खेती को कहलाती है आपकी तो बागवानी। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। तो जाकर अब जो बीपीएससी तैयारी 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी वीडियो को मैंने शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बना के उसको मैंने अपलोड किया है। तो शॉर्ट वीडियो भी देखें। जैसे हो गया आपका किस मतलब नोट पे कौन सा मतलब चित्र होता है, कौन देश कब आज़ाद हुआ,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछी गई थी उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप जरूर देखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? बताइए नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका जो नगदी फसल नहीं है वो है आपका ज्वार, विकल्प सी इसमें आपका सही है। जूट, मूंगफली, गन्ना ये सभी आपके क्या है? नगदी फसल है। आपका अगला टॉपिक है पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? आपके विकल्प हैं थारपारकर, बी राठी, सी हल्कीकर, डी मेवाती। सी हल्लीकर है और डी मेवाती। इसमें आपका जो हल्लीकर है वही आपका सही है, विकल्प नंबर सी आपका इसमें सही है। ये राजस्थान नस्ल की नहीं है, बाकी ये सभी आपकी थार, परकर और राठी, मेवाती है आपकी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका शैल तंत्र से भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो इसमें आपका स्टार लगा हुआ है क्योंकि यह प्रश्न जब पूछा गया था आपका 1994 में, तो उसमें बिहार था, बट वर्तमान में आपका उड़ीसा है, तो इसमें आपका उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है दोबारा कि भारत में किस राज्य में खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो खनिज लवणों का जो राज्य है आपका वो है आपका उड़ीसा। ये आपकी 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, उड़ीसा। ठीक, खनिज लवणों का जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है उड़ीसा, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने भी इसका सही उत्तर उड़ीसा माना है। पर अगर देखा जाए इसका जो घटना चक्र के बुक में जो सलूशन दिया हुआ है, और मैंने नेट पर भी सर्च किया तो उसमें बताया गया कि झारखंड को खनिज लवणों का राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, ताम्र, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट ये सभी आपके यहाँ पे इसके भंडार हैं। तो इस बुक में भी इसका सलूशन यही दिया हुआ है कि झारखंड होगा, बट इसका जो आयोग ने उत्तर माना है आपका उड़ीसा माना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसमें आपके जो वो दोनों राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा, विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बताइए किसमें नहीं है आपका? तो आपका लौह अयस्क आपका बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, बट पर आपका पंजाब में नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बेला डीला किसका खनन होता है? निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेला डीला में किसका खनन होता है? बताइए किसका खनन होता है इसमें? तो इसमें आपका होता है हेमेटाइट, विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? बताइए सबसे विशेषता आप क्या है इसमें? आपके विकल्प हैं लौह अयस्क खनन का, या बांध का, या पक्षी अभ्यारण्य का, या राष्ट्रीय उद्यान का। तो इसमें आपका जो लौह अयस्क खनन है यही आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका तांबा से। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा आपका उत्पादक इसमें कौन सा है? तो ये है आपका तांबे का मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? अभी वही तांबा वाला प्रश्न फिर पूछा दोबारा, तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। उसमें आपका आपका क्या था? ये मध्य प्रदेश था, और इसमें आपका राजस्थान है, क्योंकि इसमें आपका बड़ा भंडार पूछा है और उसमें क्या था आपका सबसे बड़ा उत्पादक था। तो दोनों का उत्तर आपका अलग अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बेल्ट है आपका, ये प्रसिद्ध है आपका तांबा खनन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए तांबा, लोहा, हीरा या कोयला किसके लिए प्रसिद्ध बताइए? तो ये आपका हो जाएगा तांबा, विकल्प नंबर ए आपका सही है। खेतड़ी खदान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका हो जाएगा
जो घाटशिला है ये भी आपका तांबा के लिए, विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध तो है ही है, और घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान तथा एशिया की पहली तांबे की खान है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अधात्विक खनिज अभ्रक। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो अभ्रक का है वो है आपका आंध्र प्रदेश, विकल्प ए आपका इसमें सही है। सबसे बड़ा आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपका राजस्थान है दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसमें से आपका जो होगा वो कोई नहीं, विकल्प नंबर ई इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 और 22 के अनुसार वर्ष 2022 में जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका चीन, और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चिली है, तांबा का आपका चिली। और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? जिप्सम का वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक। और आयस का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और इसका अमेरिका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऊर्जा खनिज कोयला से भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? बताइए पहला खान कहाँ खोदी गई है? तो यह है आपकी रानीगंज, विकल्प बी आपका इसमें सही है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो रानीगंज में जो कोयला खान है आपका रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर आपकी खोदी गई है, और यह खनन आपका 1774 में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, बताइए कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? सबसे अधिक आपका इसमें आपका हो जाएगा बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यही आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जो संयुक्त बिहार राज्य था वो झारखंड सहित उसमें झारखंड भी इसमें था, तो झारखंड सहित में कोयला का उत्पादन संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ सहित से अधिक था। तो इसके हिसाब से आपका जिसमें प्रश्न पूछा गया है तो विकल्प ए आपका इसमें सही है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में याद रखिएगा आपका भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक आपका जो है राज्य जो इस पहला आपका ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। क्योंकि ये प्रश्न जिस समय पूछे गए हैं जितने भी जो पुराने प्रश्न हैं उसका डाटा चेंज होता गया है, इसीलिए उत्तर आपके बदल जा रहे हैं। मान डाटा है उसको माइंड में रख के और चलना है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, बताइए ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, विकल्प नंबर बी आपका सही है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हर्षदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक। और कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। इसी के पास में कौन है? कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी आपका अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, बताइए कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में है आपका झरिया, विकल्प नंबर ए आपका सही है, झरिया। ये प्रश्न आपको 2011 में पूछा था, ठीक। बारे में भी आपकी व्याख्या बता दें कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर है मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, ठीक ना। जो जमशेदपुर है वो इस्पात उद्योग के लिए, और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए, जो लोहरदगा जगह है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए, तथा रांची जो है भारी मशीनों के लिए प्रसिद्ध है। जो रांची है भारी मशीनों के निर्माण के लिए आपके लिए प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग जगह हैं जो अलग अलग चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड में झरिया क्षेत्र मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में पाया जाता है आपका कोयला, विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है, कोयला। अगला प्रश्न है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें आपको विचार करना है। तो बताइए निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, आपका ए है, और 2 है धुलाई संस्थानों की
उपयोग क्षमता में कमी, और 3 है कोकिंग कोयला में आयात पर बढ़ती निर्भरता, और डी है कार्य संचालन कीमतें। तो इसमें आपके जो निम्नलिखित जो समस्याएं हैं कोयला उद्योग में, ये आपके सभी हैं 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से आपका जो कूट इसमें दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी 1 2 3 4 आपके सभी। अगला प्रश्न है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, बताइए। तो ये आपका होता है झारखंड में, विकल्प सी इसमें आपका सही। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है। महानदी नदी घाटी, या दामोदर नदी घाटी, या सोन नदी घाटी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका उत्तर जो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना जो है जगह, गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। और जो गोंडवाना तंत्र के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं आपके, जो आपके गोंडवाना तंत्र के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं आपके, वो है आपके दामोदर घाटी, ठीक। उसके बाद दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका हो गया सोन घाटी कोयला क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका महानदी कोयला क्षेत्र भी हो गया। उसके बाद आपका गोदावरी भी हो गया, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। और उसके बाद एक आता है वर्धा कोयला क्षेत्र, फिर राजमहल कोयला क्षेत्र। तो इस हिसाब से आपके इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा है ये आपकी 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है। बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है। सबसे अधिक नहीं, मतलब कि निम्न विकल्पों में कोयले का भंडार है आपका। तो ये आपके सभी हो जाएंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, बताइए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो वो है आपका डिंगबोई, असम। विकल्प डी इसमें आपका सही है, क्योंकि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिंगबोई, असम में है। और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल का भंडार है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। जो ब्रह्मपुत्र है आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। तो वो आपका विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1970 और 1980 के दौरान। विकल्प डी इसमें आपका सही है। अगला टॉपिक है खनिज काई विविध। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। विकल्प नंबर सी इसमें आपका कि जो अभ्रक है कोडरमा में पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है, ठीक। और इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प दे रहा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में क्या है आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका जो आपके भारत में पेट्रोलियम के भंडार अरावली पहाड़ियों में नहीं, बल्कि ये आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में और गुजरात तट और आपका पश्चिमी अपघटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपघटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला विकल्प का ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा है धड़वा चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। तो ये आपका ये जो आपकी हैं बल्कि धात्विक खनिजों में आपका जैसे कि सोना हो गया, मैंगनीज हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सभी आपके जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि जो ये धड़वाड़ चट्टान है आपका, यह गैस के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अभी क्या बताएं किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका ये धात्विक खनिजों के लिए हो गया, बताएं सोना हो गया, और मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और सी आपका बताएं कि सी आपका सही है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में आगे है, कौन सा थोरियम उत्पादन में पहले पे है। तो ये है आपका जो केरल है, केरल आपका थोरियम उत्पादन में पहले पे है। दूसरा प्रश्न है इसका कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर। विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मतलब इसमें आपका तापीय है। ये टॉपिक है तापीय। तो पहला प्रश्न इसमें बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है।
BSTPS किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है विकल्प आपके बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। तो ये है आपका बिहार में। कहाँ पे है? आपके बिहार में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो भारत के जो बंदरगाह हो जाएंगे आपके, तो पहला तो आपका उत्तर से आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, आपका ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा काकीनाडा, ठीक। उसके बाद आपका मछलीपट्टनम, फिर नागीपट्टनम। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी 4, 1, 2, 3, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसको करना है आपको पूरब से पश्चिम दिशा में, ठीक। तो आपके विकल्प हैं कोटा, नामरूप, ओबरा और पारिच्छा। तो इसमें आपका बताइए। तो इसमें आपका पहले हो जाएगा पूरब से पश्चिम, आपका ये हो जाएगा नामरूप, पहले पे आपका हो जाएगा ये। उसके बाद आपका हो जाएगा आपका ये ओबरा, नामरूप, फिर ओबरा, उसके बाद पारिच्छा, फिर आपका कोटा। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो आपका विकल्प नंबर इसमें आपका सी इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि ये जो नामरूप है, कोटा है, ये सब किस किस राज्य में है। तो जो ये नामरूप है आपका, ये आपका असम में है, ठीक। नामरूप असम में है। और ये ओबरा कहाँ पे है? आपका सोनभद्र में है। सोनभद्र आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और ये जो कोटा है, कोटा सबको पता है, ये तो प्रसिद्ध है, ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद जो पारिच्छा है, ये आपकी कहाँ पे है? ये भी झांसी आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो ये भी जो नाम दिए हैं ये क्या कहाँ पे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। टॉपिक है जल विद्युत। इसमें पहला प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान, विकल्प बी इसमें आपका सही है, क्योंकि राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? चंबल नदी पर स्थित है और चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना कहाँ पे है? आपकी राजस्थान में है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत योगदान कितना है? बताइए कितना है इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए आपका 10%। थोड़ा हम प्रश्न को फास्ट करा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है ऊर्जा से। इसमें पूछा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा जो विकल्प नंबर सी है आपका, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। कौन सा हो जाएगा? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यही आपका सही नहीं है, बाकी आपके विकल्प सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर सी आपका सही। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितनी थी आपकी? तो उस समय आपकी 1994 में थी और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। तो इसका आपका जो सही जवाब है 243 किलोग्राम तेल के बराबर। विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? ठीक। तो इसमें आपके जो पहला विकल्प है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। प्रसारण एवं समितिकरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी आपका सही है। और चौथा है आपका राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया, ये भी आपका सही है। तो इसके हिसाब से आपका जो कोट बनेगा आपका इसमें 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? बताइए कौन सा राज्य जो है भारत में अपने सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक है? तो यह है आपका कौन है? आपका कर्नाटक राज्य। विकल्प बी इसमें आपका सही है।
अगर क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आपका कर्नाटक हो जाता है, उसके बाद आपका राजस्थान, ठीक, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद आपका तेलंगाना। तो क्रम भी याद रखिएगा, सबसे पहले आपका कर्नाटक पे है, कर्नाटक सबसे अधिक है, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। प्रश्न नंबर 5 है आपका कैगा। कैगा बताना है क्या है। इसमें मैंगलोर की निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। बताइए, कैगा आपका मैंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यह आपका सही है। या तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है, यह आपका सही है। या सी महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के लिए जाना जाता है, प्रौद्योगिक उद्योग के लिए जाना जाता है। या डी है, कोको तट पर है और मनोहरी दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये आपका जो कैगा है विकल्प नंबर ए इसमें आपका सही है, मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की गई थी। देखिए, ये प्रश्न आपका TRE 3 में 2024 में पूछा गया था। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, विकल्प 20 में आपका सही है। अगला टॉपिक है उद्योग से, लौह एवं इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बताइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो ये है आपकी लोहे और क्रोमियम की, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है। इसमें बताइए क्या कारण हो सकता है। तो यह है आपका विकल्प नंबर 20 में आपका सही है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात का तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। यह है आपका टाटानगर। कहाँ पे आपका टाटानगर, जो टिस्को संयंत्र है ये आपके टाटानगर के पास स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी। बताइए इसके कब हुआ था इसका। तो ये हुआ था आपका जो 1907 में, विकल्प नंबर 20 में आपका सही है। इसको बता दें आपको कि जमशेद जी और उसके बाद आपका इसको नाम आपका है थोड़ा टेढ़ा, नूस रवाना है। क्या है, नूस रवाना जी टाटा ने वर्ष 1907 में, कब आपकी 1907 में की थी। और वर्तमान में इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम एवं त्राम उद्योग। पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। बताइए कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो ये है आपका खेतड़ी में, विकल्प डी इसमें आपका सही है। और खेतड़ी कहाँ है, खेतड़ी राजस्थान में है, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है विविध टॉपिक है उद्योग से, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। बताइए कहाँ पाए जाते हैं। यह है आपका कोयम्बटूर, विकल्प नंबर बी आपका सही है, कोयम्बटूर में आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर। बताइए कौन है इसमें हो जाएगा आपका बी भीलवाड़ा, विकल्प बी इसमें आपका सही हो जाएगा। कि जो भीलवाड़ा है आपका ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, विकल्प बी आपका इसमें सही है। ये प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो ये प्रश्न आपका पूछा था आपका 1994 में। ठीक, तो उस समय आपका ये जो सिंदरी है, विकल्प 20 में आपका सही है। बट ये सिंदरी आपका ये झारखंड में है और ये वर्तमान क्योंकि ये झारखंड में है सिंदरी, और उस समय आपका बिहार का, मतलब कि बिहार का हिस्सा। देखते हैं अगला प्रश्न। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। बताइए जो अखबारी कागज है वो कहाँ पर अवस्थित है। ये है आपका नेपानगर, विकल्प सी आपका इसमें सही है। कौन सा, नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे है ये बता दें कि नेपानगर आपके
मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। ठीक, जो है आपका अखबारी जो कागज़ है उसके लिए, अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। यह है आपका निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है, बताइए। तो चूना पत्थर, सस्ता श्रम, आपकी सस्ती जल विद्युत या सस्ता परिवहन। तो इसका स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्योंकि सस्ता श्रम और चूना पत्थर या सीमेंट, इसको आपको व्याख्या देख के आपको समझ में आएगा। देखिए व्याख्या दिया हुआ है कि आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। ठीक, सीमेंट उद्योग का स्थान है। और राज्य में चूना पत्थर और सस्ता श्रम, देखिए सस्ता श्रम और चूना पत्थर श्रम के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। तो राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा वर्ष 1964 में दुर्ग में जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इस हिसाब से व्याख्या है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो आपका इसमें से एक से अधिक होना चाहिए, इसलिए स्टार लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से इसको मिलाना है आपका, बताइए। तो बेंगलुरु किसके लिए है? तो बेंगलुरु है आपका वायुयान, वायुयान आपका 3 पे। ठीक, उसके बाद कोरबा क्या है? तो कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए है। ठीक, उसके बाद जमशेदपुर, तो जमशेदपुर तो और ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात। ठीक, उसके बाद मलाजखंड, मलाजखंड किसके लिए है? कि आपका तांबा। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा कूट विकल्प डी, 3 4 1 2। इसमें है अगला प्रश्न कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। क्या है? चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसमें दिया हुआ। तो इसमें आपका चीनी पे ये आपका दूसरा बोल रहा है, जो कि आपका चीनी पे आपका प्रथम पे है। और यह महाराष्ट्र देश अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में है, ये भी आपका सही है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले पे है और दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये 5 अक्टूबर 2022 के डाटा के अनुसार बता रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपका एक से अधिक आपका उत्तर सही हो जाएगा। वर्तमान में डाटा क्या है? डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, जो किताब में व्याख्या दी गई है उसके अनुसार बताएं जो दिया गया है। टॉपिक है सड़क परिवहन। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, बताइए। कितनी है आपकी? तो वह है आपकी 64 और 4000 किलोमीटर। 4000 नहीं है, 40,000 किलोमीटर। विकल्प डी इसमें आपका सही है। डी इसमें आपका सही है, 64 और 40,000 किलोमीटर। और इसमें आपकी जो व्याख्या बता दें कि प्रश्नकाल के संदर्भ में जिसमें प्रश्न पूछा गया था 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी, जबकि 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई जो है आपकी 14,000 माफ़ कीजिए आपकी 1,44,995 किलोमीटर है। ये भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई है, ये इस समय की 31 दिसंबर 2022 के डाटा के अनुसार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसमें आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, बताइए। 40% सड़क परिवहन कहाँ होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, विकल्प ए आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से 2 चरण स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, बताइए। कौन सा स्थान जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका सिलचर और पोरबंदर, विकल्प सी आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है रेल परिवहन। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, बताइए। कब हुआ था आपका? तो यह 1853 में, विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। विकल्प नंबर ए आपका इसमें
सही है। बारे में बता दें कि भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग आपका 1853 में बनकर तैयार हुआ, और जिस पर 16 अप्रैल 1853, कहाँ से कहाँ 1853, मुंबई, जो आपकी मुंबई है, वर्तमान में उसको बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई के थाड़े के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो चली थी मुंबई के थाड़े से बीच पहली ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है, बताइए कितनी होती है? ये होती है आपकी 5 सही 1/2 फीट। विकल्प 20 में आपका सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बताइए। जो रेलवे का जो जोन है हाजीपुर, वो कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा है, हाजीपुर कहाँ है आपका? बिहार में, तो ये आपका बिहार में। विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, बताइए। ये 2011 में पूछा गया था प्रश्न आपका, तो कौन सी है? यह है आपका 12/431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। विकल्प 20 में आपका सही है। हो गया नाव या वायु परिवहन। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि मरमू गांव पतन स्थित है। मरमू गांव पतन स्थित है, बताइए कहाँ है? तो ये आपका गोवा में। विकल्प नंबर आपका सी इसमें सही है। मरमू गांव पतन आपका गोवा में स्थित है। इसे याद करेंगे, मरमू गांव, गांव गोवा, गांव गोवा मैच कर रहा है, इसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, बताइए। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह है आपका विकल्प सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका हल्दिया को इलाहाबाद से। हल्दिया को इलाहाबाद से जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। कृत्रिम बंदरगाह कौन है? ये आपका 17वीं पीएससी में पूछा था, तो आपका जो इसमें विकल्प डी है, चेन्नई, ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक। और जो इसमें विकल्प दिया है मर्मुगांव ए और मुंबई, ठीक, और कोच्चि, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और जो चेन्नई है, यह आपका कृत्रिम बंदरगाह है। अब है अगला टॉपिक, विविध। इसमें है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, बताइए कौन है? जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या खैबर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ई, क्योंकि जो इसमें आपका विकल्प नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका जो सर्वाधिक ऊंचाई पे जो दर्रा है आपका, वो यांगजी दीवान दर्रा है, जो आपका यांगजी दीवान, यह आपका है 5890 मीटर, ठीक। तो वो विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी उससे। तो इसमें आपका इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कौन है सबसे ऊंचाई पे? आपका यांगजी दीवान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। भारत में आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मुरैना, मध्य प्रदेश। विकल्प बी इसमें आपका। घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है, ठीक। इसकी जो व्याख्या है कि घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है। भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
ऐसे ही प्रयत्नों में से एक है मुरैना, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है आपका। अगला प्रश्न है कि गंगा डेल्टा सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं आपको। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था पिछली बार। इसे कहते हैं हम लोग सुंदरवन डेल्टा। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? बताइए किस में है सबसे अधिक? तो वह है आपका विकल्प देख लीजिए, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा गोवा। सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पे है? गोवा में। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का भाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प है 1951, 1981, 1851 या 1861। तो ये है आपका 1851। विकल्प नंबर सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो ये है आपका विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम। तो इसमें आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। देखते हैं अगला प्रश्न। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए हस्ताक्षरित हुआ था कौन है इसमें आपका? तो है आपका विकल्प आपका जो सी है, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। प्रश्न नंबर 8 है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? बताइए किस प्रकार जलवायु का आता है? तो यह है आपका जो सही जवाब है इसमें आपका उपाद्र संक्रमणकालीन। विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है। बताइए सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, या सूखे का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अति वर्षा का। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 20 में आपका अति वर्षा का। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किसमें सम्मिलित है? बताइए किसमें सम्मिलित है? यह है आपके मध्य गंगा मैदान। कहाँ है? मध्य गंगा मैदान। विकल्प नंबर 20 में आपका सही। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में आते हैं? तो ये आते हैं आपके निम्न गंगा के मैदान। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है, निम्न गंगा के मैदान। अगला प्रश्न है इसमें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ये है आपका पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में आपके स्थित है और बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1998 में किया, या 1987, या 1989, या 1986? तो इसमें आपका हो जाएगा 1986। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। बता दें आपको कि जो द्रुत डाक सेवा है इसका मतलब होता है स्पीड पोस्ट। क्या होता है? स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट के जो है आपका 1 अगस्त 1986। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बताइए ये हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे आपका? देहरादून कहाँ आपका है? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? बताइए। तो ये है आपका इसमें आपका जो सही जवाब है इसमें आपका हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो ये हैदराबाद है ये तो एक तेलंगाना का हिस्सा है। ठीक, तेलंगाना का हिस्सा आपका है, तो ये भारत में। ठीक, उसके बाद यह आपका जो हैदराबाद है ना, ये आपका पाकिस्तान में भी है। ठीक, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक ज़िला भी है। ठीक, तो इस प्रकार आपका इसमें से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा।
ये आज का आखिरी प्रश्न था जो कि समाप्त हुए। पूरे इंडियन ज्योग्राफी के भाग 1 भाग 2 में पूरे आपके प्रश्न को कवर कर लिया गया है व्याख्या सहित। ये आपका जो सेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर इस सेशन से आपको एग्ज़ाम के लिए अगर मदद मिला हो, इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, तो आप सेशन को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला हम वीडियो जो बनाने वाले हैं, अब आपका वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद आपका जो भी विषय है, आपका हिस्ट्री हो गया, सभी आपको एक एक करके सभी प्रश्न आपके घटना चक्र के इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं आपके 38वीं से लेकर 17वीं तक जितने भी पेपर हैं और टीचर में जितने पेपर हुए हैं सभी इसमें आपको मिलेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हूबहू सारे प्रश्न आपके लगभग हर एग्ज़ाम में 10 से 15 5-15 अगर अच्छे से व्याख्या देखते हैं तो आपको 10 से 15 या 20 प्रश्न आपको फ़ायदा मिलते हैं इसमें, क्योंकि हर साल इसके प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले सेशन में।